अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉपर का। वैसे तो कॉपर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन हमारे सिलेबस में कॉपर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उस कंपाउंड का नाम है कॉपर सल्फेट। तो आज हम कॉपर सल्फेट पे डिस्कस करेंगे कि ये कॉपर सल्फेट क्या होता है और ये कॉपर सल्फेट किस तरीके से बनाया जाता है, और इस कॉपर सल्फेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में हम कॉपर सल्फेट के कुछ यूजेस भी डिस्कस करेंगे कि ये कॉपर सल्फेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आता है कॉपर सल्फेट। वैसे कॉपर सल्फेट का जो जनरल फार्मूला है वो हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, लेकिन उसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये जो कॉपर सल्फेट है ना, ये हमें कॉमनली जनरली हमें इस फॉर्म में मिलता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। बेसिकली कॉपर सल्फेट हमें जनरली जो मार्केट में मिलता है वो पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट्स, ठीक है। तो ये पेंटाहाइड्रेट्स, और इस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हम कॉमनली क्या कहते हैं, बिल्लू विट्रियोल भी कहा जाता है, और इसका हम दूसरा नाम बिल्लू स्टोन भी कहते हैं, और कभी कभी इसको नीला तोता भी कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब ये इसके कॉमन नेम है कॉपर सल्फेट के, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाए इस कॉपर सल्फेट की प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि ये कॉपर सल्फेट कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रिपरेशन लिखी है, ठीक है। तो चलें, कॉपर सल्फेट बनाने के 3 तरीके हैं, वैसे तो और भी है, हमारे सिलेबस में 3 है। तो बेसिक 3 मेथड्स हैं कॉपर सल्फेट के बनाने के। एक नंबर 1 फर्स्ट कि हम कॉपर सल्फेट्स हम कॉपर से भी बना सकते हैं बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर, और कॉपर ऑक्साइड से भी बना सकते हैं जिसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं, उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके भी बना सकते हैं, और हम कॉपर कार्बोनेट से भी बना सकते हैं सेम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके। तो ये 3 मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट बनाने के, ठीक है। तो चले 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले कि ये कॉपर उठाएंगे, उस कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप कॉपर के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से ये कॉपर के साथ क्या मिलेगा, सल्फेट। ये जो SO4 ग्रुप है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये जाकर कॉपर के साथ मिलेगा, और इस तरीके से आपकी मेन प्रोडक्ट कॉपर सल्फेट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन बनेगी, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में यहाँ पर नुकसान देती है, इसलिए जो हाइड्रोजन यहाँ बचेगी वो हाइड्रोजन जाके किसके साथ, याद रखो कि जब सल्फ्यूरिक एसिड हम मिलाएंगे कॉपर के साथ तो साथ साथ में आप ऑक्सीजन भी यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पर जो हाइड्रोजन बचेगी वो ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि हाइड्रोजन गैस बने, हम चाहते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, SO4 जाके कॉपर के साथ मिलके कॉपर सल्फेट बन जाएगा। इसी तरह सेम, तो यहां पर जो हाइड्रोजन बचेगी वो हाइड्रोजन जाके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगी, वाटर बना लेगी। इसी तरह आपका कॉपर सल्फेट बनेगा और प्लस में वाटर बनेगा सोल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है। तो आपके कॉपर सल्फेट बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड कि हम कॉपर ऑक्साइड से भी बना सकते हैं, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वो ही सेम, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। क्या होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये कॉपर आके SO4 के साथ मिल जाएगा तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। इसी तरह जो हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा वो आके ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, ठीक है। इससे तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉपर के साथ अपना ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट और प्लस में वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रिपरेशन कौन सी है कि हम कॉपर कार्बोनेट से भी बना सकते हैं। इस कॉपर कार्बोनेट के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके कॉपर सल्फेट बना सकते हैं। बिल्कुल कैसे, बिल्कुल सेम, क्या होगा कि ये कॉपर जाके क्या SO4 के साथ मिलके क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा। और यहां पर क्या बचे, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से एक ऑक्सीजन लेकर क्या बनाएगा, वाटर बना लेगा। और बाकी क्या बचेगा, रिमेनिंग जो कार्बन होंगे वो 2 ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
जाएगा। तो याद रखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन बचेंगे तो वो कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से कॉपर सल्फेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में वाटर। तो पूछा जा सकता है कि जब कॉपर कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? तो याद रखो कार्बोनेट के साथ जब भी कोई भी चीज ऐड करे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह तो ये याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉपर सल्फेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज। वैसे आपको अगर मैं बता दूं कि ये जो कॉपर सल्फेट है ना, खाली कॉपर सल्फेट, अगर खाली कॉपर सल्फेट है, जैसे ये कॉपर सल्फेट है, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, खाली कॉपर सल्फेट है, तो याद रखो वो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन आपको पता है कि ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है ना, ये पेंटाहाइड्रेट, ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट्स, ये ब्लू कलर का होता है। खाली कॉपर सल्फेट जो है ना ये व्हाइट कलर का होता है, ये ज़हन में रख लो। ठीक है, तो हमने कहा कि ये कॉपर सल्फेट जो पेंटाहाइड्रेट है ये ब्लू इन कलर होता है, ये ब्लू कलर का होता है। अच्छा, और ये सॉल्ट है, याद रखो ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच हो, वाटर के मॉलिक्यूल्स कनेक्ट हो, ऐसे सॉल्ट्स को हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं या हाइड्रस सॉल्ट भी कहा जाता है। तो कॉपर सल्फेट हाइड्रस सॉल्ट जो होता है ना, जिसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होता है, ये ब्लू कलर का होता है। मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये जो है ना सॉल्ट, ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का? ब्लू कलर का होता है। अच्छा, अगर आप इस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इस हाइड्रस सॉल्ट को, इस हाइड्रेटेड ब्लू सॉल्ट को अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इसे हीट करेंगे, क्या करेंगे, अगर आप इसे हीट, जैसे ही आप हीट करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे तो बाकी रिमेनिंग क्या होगा कि अदरवाइज कॉपर सल्फेट बच जाएगा। और अब हमने कहा ये वो कॉपर सल्फेट है, इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो वो सॉल्ट जो वाटर रिमूव होकर बने, अब इससे वाटर रिमूव हो गया, अब ये कॉपर सल्फेट बन गया, इसमें अब वाटर नहीं है, तो अब इसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। अब ये एनहाइड्रस सॉल्ट, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं, तो वाटर के अब ये व्हाइट कलर का होगा। तो याद रखो कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट्स ये ब्लू कलर का होता है। तो हमें जो कॉमनली कॉपर सल्फेट मिलता है वो इस हाइड्रस फॉर्म में मिलता है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ मिलता है। ठीक है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये लिगेंड्स होते हैं, यही तो होते हैं जो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाए, अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे तो याद रखो कि फिर ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा कलरलेस बन जाएगा। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन इसको ना कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अब लेटेस्ट में ना, इसको लेटेस्ट में कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूं। कैसे कलर, ये कलरफुल क्यों है, क्योंकि याद रखो कि लेटेस्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये कॉपर है, ये कॉपर है। ठीक है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये बेसिकली क्या है, ये लिगेंड्स है, लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स के तौर, और ये जो SO4 है ना ये एनाइन है। ठीक है, तो मतलब कि बेसिकली मॉडर्न में हम इस कंपाउंड को ऐसे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये और ये बात एक ही है, ठीक है, लेकिन लेटेस्ट में हम ऐसे लिखते हैं क्या, ठीक है, क्या है, पेंटा एक्वा और कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर 2 सल्फेट हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ये लिगेंड्स क्या करते हैं, मेटल के साथ मिलकर, आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये लिगेंड्स होते हैं जो कलर प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से नेक्स्ट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, कॉपर सल्फेट बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, अच्छा, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में ये सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, याद रखो। लेकिन हमने लास्ट टाइम हमने सिल्वर नाइट्रेट के बारे में पढ़ा था, वो दोनों में सॉल्युबल होता है। ठीक है, मतलब कि वाटर में भी सॉल्युबल होता है एज वेल एज अल्कोहल में। लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट है ये वाटर में सॉल्युबल होता है बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में ये इनसॉल्युबल होता है ये। ठीक है, तो ये चंद फिजिकल प्रॉपर्टीज है अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस के हिसाब से। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज कि ये कॉपर सल्फेट किस किस के साथ मिलकर क्या क्या बनाता है। तो पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 1 कि कॉपर सल्फेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन, अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, तवज्जो करना, जैसे ही कॉपर सल्फेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्यूप्रस आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, क्यूप्रस आयोडाइड प्रोडक्ट बनेगी, और पोटेशियम सल्फेट और आयोडीन रिलीज होगा। आयोडीन याद रखो, ये
क्या बनेगा, आयोडीन रिलीज होगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, कितने पोटाशियम है, 4 पोटाशियम है, जिसमें से 2 पोटाशियम क्या हो, चारों पोटाशियम क्या करेंगे, ये SO4 के साथ मिलेंगे। और आयोडीन कितने हैं, आयोडाइड के यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 2 आयोडाइड जाके कॉपर के साथ, दोनों के साथ मिलके क्या बनाएंगे, क्यूप्रस आयोडाइड। तो कहने का मतलब है, ठीक है, तो ये आयोडाइड, ठीक है, और इस तरीके से बाकी जो 2 आयोडीन बचेंगे वो आपस में मिलके आयोडीन। तो याद रखो कि कॉपर सल्फेट के साथ जब आप पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्यूप्रस आयोडाइड प्रोडक्ट बनेगी, और प्लस में पोटाशियम सल्फेट और प्लस में आयोडीन, और आयोडीन, ठीक है, तो जैसे ही आयोडीन रिलीज होगा, ज़हन में रख लेना, तो पूछा जाता है आयोडीन रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ क्या, अमोनिया का सोल्यूशन मिलाएंगे, जैसे ही कॉपर सल्फेट के साथ अमोनिया, लेकिन अमोनिया स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ स्मॉल क्वांटिटी अमोनिया का सोल्यूशन ऐड करेंगे, स्मॉल कम क्वांटिटी, अगर आप कम अमोनिया का सोल्यूशन कॉपर सल्फेट के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे हम सिंपली कॉपर हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि पेल ब्लू कलर का होता है, और ये एक जिलेटिनस प्रेसिपिटेट्स होता है, ये क्रिस्टल्स होते हैं जो चिपकते हैं, जिलेटिनस लाइक प्रेसिपिटेट्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और प्लस में अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो पूछा जाता है कि अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ स्मॉल क्वांटिटी अमोनिया ऐड करेंगे, अमोनिया का सोल्यूशन, तो क्या बनेगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जिसका कलर क्या होता है, पेल ब्लू कलर के, ये क्रिस्टल्स होते हैं, और ये जिलेटिनस लाइक प्रेसिपिटेट्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा देखें कि अगर कॉपर सल्फेट के साथ एक्सेस अमोनिया, क्या अगर ज्यादा अमोनिया मिलाएंगे, अगर यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब है कि अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ एक्सेस अमोनिया, ज्यादा अमोनिया ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, ये वाला, जिसको हम क्यूप्रिक टेट्रा अमाइन सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। इसको हम IUPAC में क्या कहते हैं, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है, लेकिन इसको जनरली कॉमनली क्या कहते हैं, क्यूप्रिक के टेट्रा अमाइन सोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। और ये डीप ब्लू कलर का क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो ये डीप ब्लू कलर के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो सिंपली अगर आपसे पूछे कि अगर कॉपर सल्फेट के साथ स्मॉल, अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि जब व्हेन कॉपर सल्फेट इज एडेड विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया के ज्यादा एक्सेस के साथ ऐड करेंगे, देन प्रोडक्ट क्या बनेगी, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, ये वाला क्यूप्रिक टेट्रा अमाइन सोल्यूशन मींस, या टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट बन जाएगा, जो कि डीप ब्लू कलर के क्रिस्टल बनेगी, अगर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। ये मतलब कि ये डिसोल्व होता है पानी में, ठीक है, तो ये डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। अगर पूछे कि स्मॉल क्वांटिटी में, अगर स्मॉल अमाउंट अमोनिया ऐड करेंगे तो फिर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये ज़हन में रखा, क्वांटिटी का फर्क है, अगर वेरी स्मॉल अमाउंट अमोनिया यूज करेंगे तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड पेल ब्लू कलर के क्रिस्टल बनेंगे जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के होते हैं, और अगर ज्यादा लार्ज अमाउंट, एक्सेस अमाउंट अगर आप यूज करेंगे अमोनिया का सोल्यूशन, तो फिर आपका क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कंसंट्रेशन चेंज होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाए यूजेस, कि हम ये कॉपर सल्फेट यूज कहाँ करते हैं। सिंपली सबसे पहला यूज इन कॉपर प्लेटिंग इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। आपको पता है ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, हम इसको ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में यूज करते हैं, वोल्टेज सेल में यूज करते हैं, ठीक है, एज अ प्लेटिंग। आपको पता है जब भी हम किसी दूसरे मेटल के ऊपर अगर हम कॉपर की प्लेटिंग करते हैं तो हम इसके प्लेटिंग के लिए हम कॉपर सल्फेट सॉल्ट यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आपको पता है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ क्या होता है, एक बैटरी कनेक्ट की जाती है, ठीक है। अब मान लो आपको पता है, ठीक है, सपोज करें कि ये कॉपर की रॉड है। याद रखो कि जिस मेटल की हम प्लेटिंग करते हैं, जिस मेटल की लेयर डिपॉजिट करते हैं दूसरे मेटल पे, याद रखो उस मेटल को हम हमेशा एनोड के तौर पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एनोड, सपोज करें ये कॉपर की रॉड है, ठीक है, ये कॉपर है, ये क्या है, ये कॉपर है, ये कॉपर की रॉड है, ठीक है। और मान लो कि ये कॉपर है और यहां पर ये क्या है, ये एक, सपोज करें कि ये एक क्या है, ये एक चम्मच है जो कि आयरन का बना हुआ है। क्या है, ये आयरन का बना हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इस चम्मच, ये जो चम्मच है,
इस चम्मच के ऊपर हम चाहते हैं कि क्या, कि कॉपर मेटल की लेयर डिपॉजिट करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं लेयर, तो उसको हमेशा किसके साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो वो कैथोड का काम करेगा, आपको पता है। और जिस मेटल की लेयर डिपॉजिट करवाएंगे उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें, और वो काम करेगा एज अ एनोड का, ठीक है। तो मान लो ये एक चम्मच है, सपोज करें ये आयरन का बना हुआ है, हम चाहते हैं कि इस चम्मच के ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट करें, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ जाए। तो इससे क्या करेंगे, तो आप कॉपर मेटल की प्लेट उठाएंगे और उसको एनोड के तौर पर कनेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, तो जिस मेटल की आप लेयर डिपॉजिट कराना चाहते हैं, आप उसी मेटल का सॉल्ट भी यूज करेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि कॉपर का सॉल्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो कॉपर की लेयर डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो ये जो मैंने बनाया है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब कॉपर की लेयर डिपॉजिट करवाने के लिए सिर्फ कॉपर मेटल नहीं बल्कि उसका सॉल्ट भी चाहिए। तो हम यहाँ पे सॉल्ट कौन सा यूज करेंगे, कॉपर सल्फेट यूज करेंगे। तो याद रखो यहाँ पर ये मैंने उठाया है, ये कॉपर और ये सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये कॉपर की रॉड है, यहाँ पर कॉपर के एटम्स है, और ये वाटर में डिजोल्व करेंगे कॉपर सल्फेट, उसका सोल्यूशन बनाएंगे जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कॉपर के आयंस होंगे, डाइवेलेंट केटायन और सल्फेट के भी आयंस होंगे। ये कॉपर सल्फेट आप यूज करेंगे। अब जैसे ही करंट को आप ऑन करेंगे, जैसे ही करंट को यहाँ से ऑन करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो कॉपर सल्फेट के अंदर ये जो कॉपर के आयंस आपको नजर आ रहे हैं ना, जैसे ही करंट ऑन होगा तो ये कॉपर के जो आयन है, क्यूप्रिक आयन, ये कॉपर के आयन कहाँ, ये पॉजिटिव है, ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे, मतलब इस स्पून की तरफ, इस आयरन के पास जाएंगे। तो जैसे ही करंट ऑन होगा तो ये क्यूप्रिक आयन, जो कॉपर के आयन, ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे कैथोड में, और वहां जाकर क्या करेंगे, ये इस, याद रखो, ये कॉपर के आयंस कैथोड पे जाकर क्या करेंगे, उससे इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होने के बाद इस आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। तो कॉपर के आयंस चले गए ऊपर, डिपॉजिट, इस तरीके से और भी आएंगे, और ये आपका पूरा चम्मच क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा चम्मच कॉपर से भर जाएगा, पूरा आपका चम्मच ये कॉपर से भर जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपर से भर जाएगा, ठीक है, डिपॉजिट। अब मुझे बताओ कि ये जो आपने आयरन के ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट करवाई, ये कहां से, ये आपने कॉपर के आयन से, कॉपर सल्फेट। अच्छा, अब ये जैसे ही आयंस कॉपर सल्फेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे तो यहां पर कॉपर आयंस की कमी हो जाएगी, और इस कमी को पूरा करने के लिए यहां से जो कॉपर है ना, ये जो मेटल है कॉपर की, ये कॉपर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, किसको, एनोड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा, ये कॉपर +2 आयन बन के सोल्यूशन में आ जाएगा। तो सिंपली ये जो कॉपर सल्फेट के आयन है, ये कॉपर के आयन ऊपर डिपॉजिट होंगे, तो यहाँ कॉपर आयन कम हो जाएंगे। उनको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, कॉपर के रॉड के अंदर जो कॉपर के एटम है वो कॉपर प्लस बन के फिर नीचे आएंगे, फिर कॉपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। इस तरीके से ये कॉपर के आयन इधर डिपॉजिट और उधर से कॉपर आएगा आयन की फॉर्म में, फिर डिपॉजिट फिर आएगा। इस तरीके से ये पूरी रॉड खत्म होती जाएगी, ये पूरी रॉड खत्म होती जाएगी, पूरी रॉड खत्म होती जाएगी, ऐसे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी रॉड आपकी खत्म होती जाएगी, और सारा कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा, वो इस्तेमाल इस पे आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब आपका चम्मच जो होगा उसके ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो गई, ठीक है। अब ये कॉपर प्लेटेड हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि हम इस कॉपर सल्फेट को इस्तेमाल करते हैं किसके ऊपर, कॉपर की जब प्लेटिंग करते हैं तो आप क्या यूज कर रहे हो, कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको नेक्स्ट, उसके बाद आप आ जाए यूज इन मेकिंग ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स। तो याद रखो कि हम इस कॉपर, याद रखो इससे हम क्या बनाते हैं, कॉपर सल्फेट को हम इससे दूसरे पिगमेंट्स बनाते हैं, दूसरे कलरफुल कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा यूज इन मेकिंग ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स, तो हम इससे ग्रीन कलर के कंपाउंड्स बनाते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, कलर, ठीक है। अच्छा, यूज एज अ मोर्डेंट इन डाइंग, हम इसको डाइंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसको मोर्डेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसको डाई को फिक्सअप करने के लिए, जब हम कलर करते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए हम कॉपर सल्फेट यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि एज अ, हम किसको तौर पर इस्तेमाल, एज अ मोर्डेंट के तौर पर, मोर्डेंट कहा जाता है, ये एज क्या है, ये डाई फिक्सेटिव है, ठीक है, फिक्सेटिव।
तो ये डाई को फिक्स करने के लिए, कलर जो होते हैं उसको फिक्स करने में ये मदद करता है कॉपर सल्फेट। याद रखो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, ये आपके कपड़े के साथ ना, जो पॉलीमर्स होते हैं उनके साथ। तो ये क्या बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बना के ना उसके साथ क्या फिक्स कर देता है कलर को। तो याद रखो कि हम कॉपर सल्फेट को कलर्स के अंदर क्या डाइंग के मतलब कलर करने वाले जो प्रोसेस होते हैं हम उनके इस्तेमाल करते हैं एज अ मॉर्डेंट को, मतलब कलर को फिक्स करने के लिए हम कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं। अच्छा, यूज इन मेकिंग ऑफ फंजीसाइड्स, हम कॉपर सल्फेट से फंजीसाइड्स दवाई केमिकल्स बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं। तो फंजीसाइड्स आपको पता है ऐसी दवाइयां जो फंगस को, माउट्स को, इन फंगस और माउट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इनको मारने के लिए यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉपर सल्फेट होता है हम इससे क्या करते हैं, फंगीसाइड्स, ठीक है। तो फंजीसाइड्स हम क्या, एक केमिकल दवा है फंगस को मारने के लिए, वो तैयार करते हैं, ठीक है। किसके साथ मिला के, मिल्क लाइम के साथ मिला के, मिल्क ऑफ लाइम। तो मिल्क ऑफ लाइम किसको कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो सिंपली कहने का ये कि हम क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ लाइम कहा जाता है। तो ये मिल्क ऑफ लाइम है। इसके साथ हम क्या मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये दोनों केमिकल्स मिलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों केमिकल्स मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद ये दोनों केमिकल्स मिलने के बाद क्या, एक दवा बन जाएगी, एक फंजीसाइड्स दवा बन जाएगी, केमिकल बन जाएगा जो फंगस को मारने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये फंगस को मारने के लिए इस्तेमाल, और इसको हम कहते हैं क्या, ये बन जाएगी आपकी फंजीसाइड्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये इससे फिर हम क्या करते हैं, तो हम इससे किल करेंगे, किसको किल करते हैं, ये दवा इस्तेमाल करते हैं फंगस को मारने के लिए, ठीक है। या मतलब के जो माउट्स होते हैं और दूसरे जर्म्स को भी मारने के लिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने के लिए ये इस्तेमाल। तो ये था कॉपर सल्फेट के बारे में, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके चंद यूजेस हमारे सिलेबस के हिसाब से। आप इनको कवर कर लो, ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, ये एमसीक्यूज प्री एंट्री टेस्ट के अंदर भी आती हैं और एज वेल एज ये आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड से अब दो क्रोमियम के कंपाउंड डिस्कस करेंगे, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद एक उससे भी खास इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन का, वो है पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये 3 टॉपिक्स रह गए हैं मतलब कि इन कंपाउंड्स के, ठीक है। तो ये 3 और भी कंपाउंड्स हैं, इन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।